Assalamu alaikum. Welcome students of class first year. This is course of computer science and the chapter is basics of information technology. Today is its second lecture and I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPS and College Kusur. तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें पहला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो कि पहले लेक्चर से चल रहा है। इसके साथ सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है इसका सब टॉपिक, और उसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है सॉफ्टवेयर को ग्रुप्स में तकसीम कर देना उनकी पहचान बनाने के लिए। तो classification basically software can be classified into following two main categories: system software and application software। दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, दो क्लासिफिकेशंस की गई हैं, एक में सिस्टम सॉफ्टवेयर रखे गए हैं और एक में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड to control the usage and allocation of different hardware components and enables the other application programs to execute। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। किस तरह से? एक उनके यूजेज और दूसरा उनकी एलोकेशन। और इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रन होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जिसमें बैकअप और रिस्टोर भी शामिल है, और ड्राइवर्स भी शामिल हैं। इनके मुतालिक डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कम्बिनेशन ऑफ मैनी सच प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और ड्राइवर्स के मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशंस इस्तेमाल हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यूटिलिटी प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत पड़ती है और ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर्स से मुराद डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करने के लिए उनकी ख़ास कोडिंग स्कीम होती है जो सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसको ड्राइवर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन ही चल रही है, इसका दूसरा पॉइंट था या दूसरी क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू प्रोवाइड ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट टू द यूज़र्स। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाए जाएं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या वो तमाम प्रोग्राम्स भी जो ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल हैं। इट में बी फर्दर कैटेगराइज। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सब ग्रुप्स बनाए गए हैं। उसमें पहला है कस्टम बिल्ट। कस्टम बिल्ट से मुराद है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी या किसी ख़ास क्लाइंट के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कोई ख़ास सॉफ्टवेयर डेवलप या डिज़ाइन करके देना। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। इसका दूसरा नाम बेस्पोक सॉफ्टवेयर होता है। बेस्पोक सॉफ्टवेयर या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एक ही बात है, जो किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वर्क के लिए बनाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो चाहती है कि हमारा पर्सनल सॉफ्टवेयर हो जिसमें हम अपने तमाम रॉ मटेरियल्स, तमाम प्रोडक्शंस, तमाम एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, इन सब का फाइनेंशियल और अटेंडेंस वगैरह का हिसाब रखें, और वो सिस्टम सिर्फ हमारे अपने कंपनी के अंदर इस्तेमाल हो, तो वो उसको सेपरेटली डिज़ाइन करवाएगी स्पेसिफ़िकली। तो इसको हम कस्टम बिल्ड कहेंगे या बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसकी दूसरी कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप दे दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ टास्क्स परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी डाल दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही आपको ग्रुप में, आपको मिसाल दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की,
इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इस तरह दूसरे प्रोग्राम्स एक ही पैकेज में मिल जाते हैं। अब जिन यूज़र्स ने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करनी है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल वर्क करना है वो एक्सेल इस्तेमाल करेंगे, जिन्होंने स्लाइड्स वगैरह बनानी है वो पावर पॉइंट में काम करेंगे, जो डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल करेंगे। यानी इन तमाम प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक सेपरेट पैकेज बना के यूज़र्स को या क्लाइंट्स को दे दिया जाता है, जिसमें हर यूज़र अपनी मर्ज़ी से या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस टास्क पे उसने काम करना है वो उस टास्क पे काम कर सकता है। इसकी डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर, द काइंड ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स और कंपोनेंट्स developed for sale to the potential software developers or users for their use। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए या यूज़र्स के लिए एक पैकेज बना के दे दिया जाता है, जिससे यूज़र्स अपनी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सूटेबल सॉफ्टवेयर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एट्सेट्रा लिखा हुआ है। इसकी मैंने आपको भी एग्जांपल दे दी। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए आप MS वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड्स वगैरह के लिए MS पावर पॉइंट, और अगर फाइनेंशियल टास्क वगैरह करने हैं तो MS एक्सेल में इस्तेमाल होंगे, और डेटाबेस वगैरह MS एक्सेस में बनाई जाएगी। जी नेक्स्ट, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की। सॉफ्टवेयर मेन नेम आ गया, उसकी क्लासिफिकेशन आ गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसमें मौजूद हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये इसकी फर्दर कैटेगरी आ जाती है, वो अभी इस लेक्चर में मौजूद नहीं है, नेक्स्ट आएगी हम उसको फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस ग्राफ में शामिल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखें तो जनरल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और bespoke एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि मैंने आपको बताया कि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम है, जिसको हम bespoke एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपने सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन देख ली, दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया था कस्टम बिल्ड और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव सम डिवाइसेस टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर which are called input devices, and some devices to see the outcome or processed information of the computer which are called output devices। अब ये लाजमी है कि जब आपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई डाटा एंटर करना है, आपको उसके लिए कोई ना कोई डिवाइसेस चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट डाटा हो, चाहे वो वॉइस डाटा हो, चाहे वीडियो डाटा हो, ग्राफिकल डाटा हो, इन सब को एंटर करने के लिए आपको डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन तमाम डिवाइसेस के ज़रिए आप कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं उनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब उन इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए जब आप डाटा एंटर कर लेते हैं और उनकी मैनिपुलेशन करवा लेते हैं, प्रोसेसिंग करवा लेते हैं, तो उसके बाद आपको उसकी आउटकम भी चाहिए, उसका रिज़ल्ट भी चाहिए। तो जिन डिवाइसेस के ज़रिए आप उसका रिज़ल्ट लेना चाहेंगे वो सारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। आउटपुट रिज़ल्ट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। Maybe you want to see that on the screen, or you want to see the result on paper or as a voice message। तो अगर आपने उसको स्क्रीन पे देखना है तो आप उसको स्क्रीन आउटपुट पे लेंगे, आपको उसकी आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप पेपर पे आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको प्रिंटर वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी आउटपुट डिवाइस में आएगी। अगर आपने ऑडियो आउटपुट लेनी है तो उसके लिए आपको स्पीकर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सिस्टम को वर्क करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जिनके ज़रिए डाटा एंटर किया जाए और आउटपुट डिवाइसेस जिनके ज़रिए प्रोसेस डाटा को देखा जा सके, दोनों ही लाजमी हैं। जी, हियर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। इनपुट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अब इनपुट का मतलब यही है कि आप कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो डाटा एंटर करने की क्लासिफिकेशन जो है दो तरह की है, एक डायरेक्ट इनपुट और एक इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट में ये होता है कि आप इनपुट डिवाइस से डायरेक्टली कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से डायरेक्ट कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इनपुट होगी। इनडायरेक्ट इनपुट, फॉर एग्जांपल आप
किसी पिक्चर को फ़ोटोशॉप करना चाहते हैं या उस पर कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो आप पहले उसको वीडियो कैमरा के ज़रिए कहीं से वीडियो कैप्चर करेंगे या इमेज कैप्चर करेंगे, उसके बाद उसको कंप्यूटर में इनपुट करेंगे और उसके बाद उसको प्रोसेस करवाएंगे। तो ये फिर इनडायरेक्ट इनपुट में शामिल हो जाएगा। इसको देखते हैं। डायरेक्ट इनपुट, डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू सम इनपुट सोर्स और डिवाइस। किसी भी इनपुट सोर्स या डिवाइस के ज़रिए डायरेक्टली कंप्यूटर में डाटा एंटर करना, ये डायरेक्ट इनपुट होगी। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोफोन के ज़रिए वॉइस रिकॉर्ड करवाते हैं तो ये सिस्टम में डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो ये डायरेक्ट इनपुट है। कीबोर्ड से टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट इनपुट है। इनडायरेक्ट इनपुट, डाटा कैन बी एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट सोर्सेज आफ्टर सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। आपको कोई ना कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग पहले करनी पड़ती है, उसके बाद डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी कैमरा की एग्जांपल दी कि आप कैमरा से अगर कोई इमेज या वीडियो कैप्चर करते हैं तो उसके बाद आपको उस कैमरा के मेमोरी कार्ड से या डाटा केबल के ज़रिए आप उसको कंप्यूटर की मेमोरी में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये डायरेक्ट इनपुट नहीं होगी, ये इनडायरेक्ट इनपुट होगी कि आपने पहले डाटा कहीं से इनपुट किया कैमरा में और फिर कैमरा से आपने सिस्टम में उसको एंटर किया। In both cases, the task is to gather data to be processed by the computer. डेटा चाहे इनपुट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों सूरतों में मकसद ये होता है कि डाटा को गैदर करके प्रोसेस करवाया जा सके कंप्यूटर के ज़रिए, ताकि उसकी कोई आउटकम या उसका कोई आउटपुट रिज़ल्ट हमें नज़र आ सके। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ही चल रहा है। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ इनपुट हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की कैटेगरी 3 तरह की बनाई गई है। जिन डिवाइसेस के ज़रिए या जिन हार्डवेयर के ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उसकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली है कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए आप टेक्सचुअल डाटा एंटर करते हैं जो डायरेक्ट सिस्टम में एंटर हो रहा होता है एज एन इनपुट। दूसरा है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस के ज़रिए आप कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन उनकी टाइप, उसकी कैटेगरी डिफरेंट होती है, इसीलिए उसकी क्लास भी एक अलग बनाई गई है। उसमें माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स वगैरह शामिल होती हैं। ये आगे लेक्चर में डिस्कस होंगी। तीसरी कैटेगरी है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में वो डिवाइसेस शामिल होती हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर में आप मुख्तलिफ़ तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बार कोड रीडर के ज़रिए बार कोड रीड करके उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है कि वो बार कोड से उसका सोर्स पिक करके उसके मुतालिक जो डिटेल होती है उसको सिस्टम में देती है। इसी तरह बायोमेट्रिक, अगर आप बात करें कि थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन की डिटेल, तो वो भी आप जिस डिवाइस के ज़रिए सिस्टम में एंटर कर रहे हैं उस डिवाइस को हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में उस ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से 3 तरह की टाइप्स बना दी गई हैं इनपुट हार्डवेयर की। एक में कीबोर्ड आ गया, एक में पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गई और एक में सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस शामिल है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब पहले हम बात करेंगे पहली टाइप की, जो कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड में लुक लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर कीबोर्ड टू विच सम स्पेशल कीज हैव बीन एडेड। ये दिखने में एक टाइपराइटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास बटन्स, जिसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में कीज़ कहते हैं, वो ऐड कर दी गई हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो उनकी डिटेल भी अभी हम देखेंगे। जनरली अवेलेबल कीज़ आर न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, फंक्शनल एंड स्पेशल पर्पस कीज़। इन क्लासिफिकेशन की भी आगे डिटेल बताई जाएगी। यहाँ पे आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि जनरली जो अवेलेबल कीज़ या बटन्स होते हैं उनके ज़रिए हम नंबर डाटा एंटर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकते हैं, ख़ास फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, और स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं जिनके ज़रिए स्पेशल कमांड्स कंप्यूटर में एंटर की जा सकती हैं। इट ऑल्सो मे हैव सम एडिशनल कीज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क्स। अब कुछ कीबोर्ड्स मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी होते हैं, उनके ऊपर ही कीज़ बनी होती हैं, बटन्स लगे होते हैं जो आपके सिस्टम में कोई भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट प्ले करते हैं। उसी में से आप सिस्टम में अगर आपने कोई वीडियो रन की है, प्ले किया हुआ है, उसको आप वहाँ से पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फॉरवर्ड, रिवाइंड
वो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ बनी होती हैं, उन्हीं के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये एडिशनल कीज़ होंगी। इसके साथ साथ मज़ीद इस तरह की और कीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ईमेल करनी है तो ईमेल सेंड और रिसीव करने का या शो करने का भी बटन कीबोर्ड पे सेपरेट की बनी हो सकती है, जिसको प्रेस करने से आपके अपने अकाउंट का ईमेल अकाउंट आपके सामने आ जाता है और आप उसमें मेल लिख के उसको सेंड रिसीव कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड QWERTY, QWERTY। अगर आप कीबोर्ड पे गौर से देखें अल्फ़ाबेटिकल पोर्शन को, तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जो कीज़ आती हैं वो आती हैं QWERTY। तो इस लेआउट को देखते हुए इस कीबोर्ड का नाम भी QWERTY लेआउट रखा गया है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। विच डिस्क्राइब्स द बिगिनिंग कीज़ इन द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑन द कीबोर्ड। जो अल्फ़ाबेट्स कीबोर्ड पे दिए गए हैं उनके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जो सीक्वेंस है वो QWERTY है। उसकी वजह से कीबोर्ड का नाम भी QWERTY कीबोर्ड रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक ही चल रहा है। कीबोर्ड, ये इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई। आप अगर सबसे ऊपर देखें तो ये कीज़ बनी हुई हैं F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, F9, F10, F11 एंड 12। ये 12 F कीज़ जो F से स्टार्ट होती हैं, ये इनको फंक्शन कीज़ कहते हैं। इनके जो कमांड्स हैं, जो काम हैं, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि इनको किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम सॉफ्टवेयर में इनके फंक्शन सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं रखे जाते, लेकिन जनरली F1 की जो है ये हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस सॉफ्टवेयर के हेल्प के लिए, अगर आपने उसकी कोई डिटेल देखनी है। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिक कीज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ये न्यूमेरिक कीज़ हैं। इसी का न्यूमेरिक कीपैड ये राइट साइड पे बनाया गया है, जिसमें 0 से 9 तक कीज़ दी हैं। उसके साथ अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं। उसके बाद इधर नीचे देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z। इनकी सीक्वेंस एक तरतीब में नहीं लगाई गई जैसे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ऑब्ज़र्वर्स हैं वो कहते हैं कि जिस सीक्वेंस में ये कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स अरेंज किए गए हैं, इस तरह इनका यूसेज आसान है, इस तरह इनको इस्तेमाल करना आसान है। और अगर आप इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस देखें QWERTY, तो इस लेआउट को देखते हुए इस कीबोर्ड का नाम QWERTY कीबोर्ड रखा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन कीज़ हैं जिनको हम सिंपली एरो कीज़ कहते हैं, और इसके ऊपर ये यहाँ पे एक पोर्शन स्पेशल कीज़ का भी है। इनको सेपरेटली भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, फर्स्ट है एस्केप की। ESC इस बटन के ऊपर लिखा होता है, इस की के ऊपर लिखा होता है। The escape key is used in different ways by different programs. Often it allows to escape to the previous screen of the program. Escape की लाजमी नहीं कि एक ही टास्क अप्लाई करे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उसका काम मुख्तलिफ रखा जा सकता है, लेकिन अमूमन इसका मकसद ये होता है कि आप जिस स्क्रीन पे हैं उसको escape कर सकें, उसको ऑफ कर सकें, उससे एग्ज़िट हो सकें। जनरली escape की का ये मकसद होता है। टैब की, the tab key is used to tab across the screen and it moves the cursor on a specific location. टैब की स्क्रीन पे टैब कर देती है, मतलब एक ख़ास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की स्पेस को जंप कर जाती है एक ख़ास स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी जो स्पेसिफिक विड्थ है, अगर आप 4 कैरेक्टर्स कर दें तो एक बार टैब प्रेस करने से, टैब की प्रेस करने से आपका कर्सर 4 कैरेक्टर्स की स्पेस छोड़ के आगे चला जाएगा स्पेसिफिक लोकेशन पे, और ईच टाइम आप टैब प्रेस करेंगे उतनी बार वो 4 कैरेक्टर्स को जंप करके, मतलब उतनी स्पेस छोड़ते हुए आगे गुजरता जाएगा। कैप्स लॉक, व्हेन कैप्स लॉक की इज प्रेस्ड अपर केस लेटर्स आर प्रोड्यूस्ड। कैप्स लॉक की ऑन करने से, प्रेस करने से जो आप लेटर्स लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, वो सभी के सभी अपर केस में चेंज हो जाएंगे। अपर केस कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ABC लिखी जाएगी कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद, ऑन करने के बाद। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड। नंबर्स या सिंबल्स पे जो कीबोर्ड पे बने हुए हैं उन पे कैप्स लॉक
असर नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं रखता। नेक्स्ट, शिफ्ट की। The shift key is pressed in combination with other keys to produce uppercase letters and the symbols shown on the keys. शिफ्ट की के यहाँ पे दो काम बताए गए हैं। एक, अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए, उसको दबाए रखते हुए कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो वो अपर केस में लिखा जाएगा। कैप्स लॉक आपने ऑन नहीं किया, वो ऑफ ही है, उस सूरत में शिफ्ट की प्रेस करके इसके कम्बिनेशन में आप जो भी अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो अपर केस में लिखा जाएगा। और इसके साथ जिन पे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे हुए वो बटन्स प्रेस करने से या वो कीज़ प्रेस करने से उनके सिंबल्स स्क्रीन पे शो होंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल, इसकी शॉर्ट CTRL लिखी होती है। द कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू इनिशिएट कमांड्स एज स्पेसिफाइड बाय द सॉफ्टवेयर। कंट्रोल की का काम ये भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको आप किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली कंट्रोल की ख़ास कमांड्स जो है इनिशिएट करती है। इसका काम सभी सॉफ्टवेयर में सेम नहीं हो सकता और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली इसको फंक्शनलाइज कर दिया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में इसने क्या काम करना है। नेक्स्ट है आल्ट की। आल्ट की भी ALT लिखा होता है, अल्टरनेट की इसका एब्रीविएशन है कंप्लीट। तो इसका मकसद भी कंट्रोल की तरह ही है, हमें मज़ीद कमांड्स पे कंट्रोल मिल जाता है, मज़ीद कमांड्स हम इसके ज़रिए किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। मतलब यानी कंट्रोल की से अगर अप्लाई करने वाली कमांड्स मुकम्मल नहीं हुई तो आप उसके साथ अल्टरनेट की यूज़ करके उन्हीं लेटर्स के ज़रिए डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करवा सकते हैं। द अल्टरनेट की इज़ आल्सो यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू इनिशिएट कमांड्स। इसका भी वही काम है जो कंट्रोल की का काम था। ओके गाइस, ये आज के लेक्चर में यही बटन्स हैं। मैं इसकी कीबोर्ड लेआउट आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर दोबारा बात करेंगे। यहाँ पे ये आपके सामने क्वालिटी लेआउट का कीबोर्ड है। ये इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे एस्केप का बटन है ESC, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रही होती हैं सॉफ्टवेयर पे कि उसको किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया गया है। जनरली इसका मकसद ये होता है कि आप जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं आपने उस स्क्रीन से आउट आना है, आपने उस स्क्रीन को एग्ज़िट करना है या उससे प्रीवियस टास्क पे जाना है, तो आप सिंपली एस्केप की प्रेस करते हैं तो आप प्रीवियस टास्क पे पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही आगे ये 12 कीज़ एक सीक्वेंस में दी होती हैं F1 से F12 तक। इनको सिंपली हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इनका तमाम सॉफ्टवेयर में काम मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पे ये ऊपर सीक्वेंस दी हुई है 1 से लेके 9 और आगे 0। ये न्यूमेरिक कीज़ काउंट होंगी, इनमें आपको नंबर्स शो होते हैं। इसके साथ नीचे ये 3 रोज़ अल्फ़ाबेट्स की हैं, जिनमें टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे QWERTY शो होता है। इस वजह से इस कीबोर्ड का नाम भी क्वालिटी लेआउट रखा गया है कि ये क्वालिटी कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड की टाइप्स डिफरेंट है, उनमें कीज़ की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड काउंट होता है, जिसमें कीज़ की अरेंज यही रहती है जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है। इसके साथ यहाँ पे टैब की है, इसके मतलब मैंने आपको अभी बता दिया कि ये इस्तेमाल होती है अगर आपने कर्सर को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप करवाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको सेट कर देते हैं कि ये एक बार प्रेस होके 8 करैक्टर्स या 8 लेटर्स को जंप करे, उनकी स्पेस को जंप कर जाए, तो ऐसी सूरत में टैब की को एक बार प्रेस करने से जो आपका कर्सर होगा वो 8 लेटर्स की स्पेस को जंप कर देगा। कैप्स लॉक के मतलब आपको मैंने बताया कि कैप्स लॉक को जब आप प्रेस कर देते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो सभी के सभी कैपिटल फॉर्म में स्क्रीन पे शो होंगे, अपर केस में शो होंगे, लेकिन कैप्स लॉक ऑन करने का नंबर्स पे या सिंबल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो वैसे ही काम करते हैं। इसके साथ इधर शिफ्ट की है। शिफ्ट की अमूमन दो तरफ होती है, इधर लेफ़्ट साइड पे भी है और ये राइट साइड पे भी है। ये सहूलत के लिए होता है कि अगर आप राइट साइड से लेटर प्रेस कर रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरे हाथ से लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लेफ़्ट हैंड से की प्रेस कर रहे हैं तो आप राइट हैंड से शिफ्ट की प्रेस कर सकते हैं। दोनों तरफ सहूलत दी जाती है। इसका मकसद क्या होता है, आमतौर पे अगर आपने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ तो आप शिफ्ट की को प्रेस रख के
जो भी लेटर प्रेस करेंगे वो अपर केस में स्क्रीन पे शो होगा। और इसके साथ इन्हीं में जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं, अगर आप शिफ्ट की प्रेस नहीं करते तो ये जो नीचे कोमा का साइन है ये कोमा लग जाएगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये एंगल ब्रैकेट को शो करेगा। इसी तरह ये नीचे स्लैश बनी हुई है और ऊपर क्वेश्चन मार्क है, अगर आप डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो स्लैश का साइन स्क्रीन पे आएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने शो हो जाएगा। ओके गाइस, बाकी की इसके मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इनके मतलब जो डिस्कस हमने आज किया इसके मतलब आप जो कुछ पूछना चाहें तो आप को व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है फर्स्ट स्लाइड में, लेक्चर के स्टार्ट में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में कीबोर्ड की मज़ीद कीज़ और फर्दर लेक्चर पे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।